नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 11 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत निवेशकों के लिए सबसे अच्छी मंजिल भी है। G20 की बात चली है तो भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का आज आया ट्वीट भी देख लेते हैं। वो लिखते हैं, 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, तब 471 स्टार्टअप थे। आज हमारे 88,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी देश में पैसा आ रहा है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? क्या देश की आय बढ़ रही है तो सभी की बढ़ रही है, या फिर चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी गरीब? ऐसे ही सवालों के जवाब देती एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि भारत के 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा पैसा सिर्फ 21 लोगों के पास जमा है। तो आज हम लल्लन टॉप शो में यही बात करेंगे कि जब भारत में हर रंग के झंडे वाली पार्टी गरीबों के कल्याण की ही बात करती है तो फिर अमीरों और गरीबों में खाई क्यों बढ़ती जा रही है और गैर बराबरी से देश को कैसा खतरा है। तो आइए शुरू करें दी लल्लन टॉप शो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कहता है कि जो सबसे फिट होगा उसी का वजूद बाकी रहेगा। लेकिन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट कहती है कि सर्वाइवल में आगे फिट नहीं रिच है, यानी पैसे वाले। और ये सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, इसके चलते जो रिच नहीं है वो पिसे जा रहे हैं। भारत में अमीरों के अमीर होने और गरीबों के और गरीब होते जाने की बात इसी रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट की बारीकियों में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑक्सफैम है क्या। ऑक्सफैम का नाम आया है ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ से। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। अप्रैल 1941 में ग्रीस पर एक्सेस पावर्स यानी नाजी जर्मनी और इटली का कब्जा हो गया। ये ग्रीस को लूटने लगे। ग्रीस में जमी जर्मन सेना का मनोबल तोड़ने के लिए मित्र देशों ने ग्रीस का हुक्का पानी बंद कर दिया और रसद की सप्लाई पर रोक लगा दी। नतीजतन ग्रीस में भयंकर अकाल पड़ा। 1941 से 1944 तक चले इस अकाल ने तकरीबन 3 लाख लोगों की जान ली। ग्रीस में जो हो रहा था पूरी दुनिया को पता था, लेकिन जर्मनी के खतरे के आगे अकाल में मर रहे लोगों की सुध कौन लेता। इसी पागलपन के बीच ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शहर में कुछ समाजसेवी और शिक्षाविद मिले और ऑक्सफैम की स्थापना की, ताकि ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालकर ग्रीस तक अनाज की सप्लाई दोबारा शुरू कराई जा सके। और तभी से ऑक्सफैम दुनिया भर में आपदा राहत और गरीबी उन्मूलन का काम कर रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कुल 20 ऑक्सफैम बने हुए हैं, मसलन ऑक्सफैम अमेरिका, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया आदि। भारत वाले संगठन का नाम है ऑक्सफैम इंडिया। हम आज इसी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। आर्थिक विषमता एक ऐसा विषय है जिसे खबरों की दुनिया में ड्राई टॉपिक कहा जाता है, क्योंकि लोग इसमें रुचि नहीं लेते, या शायद मीडिया वाले पर्याप्त रुचि नहीं लेते। इसीलिए हम आपको ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में दर्ज किलर फैक्ट से अवगत कराना चाहते हैं। ये नाम हमने नहीं, ऑक्सफैम ने ही दिया है। गौर करिए, देश के 1% रईसों के पास देश की कुल 40% से ज्यादा संपत्ति है। 50% लोगों के पास है सिर्फ 3% संपत्ति। 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 72% हिस्सा है। बाकी के 90% लोगों के पास सिर्फ 28%। साल 2020-21 में सरकार की तरफ से कॉरपोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी गई, जो मनरेगा के लिए जारी किए गए बजट से भी ज्यादा है। देश की कुल 64% जीएसटी नीचे के 50% लोग भर रहे हैं। 31% जीएसटी बीच के 40% लोग जमा करते हैं, जबकि टॉप के 10% लोगों का जीएसटी में योगदान सिर्फ 4% है। अगर देश के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति का सिर्फ 2% टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे ज्यादा, जिससे अगले 3 साल तक कुपोषण दूर करने की दिशा में काम किया जा सकता है। अगर देश के टॉप 10 अमीर लोगों पर एक बार 5% का टैक्स लगा दिया जाए तो उससे सरकार को 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे, जो स्वास्थ्य और आयुष आदि मंत्रालयों के बजट से भी ज्यादा होगा। भारत की आधी आबादी, जिसकी देश की संपत्ति में कुल हिस्सेदारी 3% है, उसकी आमदनी साल 2020 में 13% कम हो गई है। इन किलर फैक्ट से भारत को कैसा नुकसान हो सकता है, हमने पूछा ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बिहार से। सुनिए। देखिए, आपने अच्छा किया, आपने ये सवाल किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन बहुत आंकड़ों को अगर छोड़ भी दें तो सीधा सा एक आंकड़ा आपको कहता हूं। हमारी रिपोर्ट कह रही है कि भारत में सिर्फ 21 ऐसे लोग हैं जो सबसे धनी 21 लोग हैं। उन लोगों को जिनको एक मिनी बस में आप भी बैठाएंगे ना तो भी उसमें आ जाएंगे। उनके पास भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पूंजी है। और ये हम सब जानते हैं कि इस तरह की असमानता अराजकता ही फैलाएगी।
समाज के संबंधों को तोड़ देगी। तो ये ऐसी परिस्थिति हमने निर्मित कर ली है जो समाज को व्यवस्थित रूप से रहने नहीं देगी। ये बहुत क्लियरली विध्वंस का कारण बनेगी और ये अनुभव हम लोगों ने दुनिया भर में देखा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं। इनकी संख्या करीब 22 करोड़ 89 लाख है और इन गरीबों की मुश्किलें क्रमशः बढ़ती ही जा रही हैं। केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत में 5 साल से नीचे के बच्चों की मौत में 65% कुपोषण की वजह से थी। ये 1947 के नहीं 2022 के आंकड़े हैं, यानी गरीब इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों तक के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहे। पैसे और कुपोषण के बीच संबंध को एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब विकासशील देशों में महंगाई 1% बढ़ती है तब कुपोषण आधा फीसदी बढ़ जाता है और शिशु एवं बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 0.3% बढ़ जाता है। लगातार गरीबों की बात हुई तो हमने अमिताभ से ये पूछा कि सरकार कोरोना काल से ही गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, तो फिर सरकार की नीतियों की आलोचना कैसे की जा सकती है? इस पर उनका जवाब सुनिए। तो देखिए, बहुत मसलों पर सरकार को नई नीतियों की जरूरत थी। मुझे उम्मीद ये थी, ऑक्सफैम इंडिया को ये उम्मीद थी कि जो कोरोना का दौर है वो हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल होगा और पूरी नए सिरे से हम सोचना शुरू करेंगे अपनी नीतियों के बारे में। और उन नीतियों के बारे में, जैसे आप कह रहे हैं, न्यूट्रिशन तो सिर्फ एक हिस्सा है। मैं आपको उसके बस 2-3 बहुत संक्षेप में आयाम कहता हूँ। ये वही दौर है जब हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% तक लाते देखा। उसमें अब आप देखें तो पिछले साल ही जो कहते हैं रेवेन्यू फॉरगोन ड्यू टू द कंसेशंस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, वो करीब 1,03,000 करोड़ के आसपास है और यह 1.5 साल तक एनआरईजीए को चला सकता था। तो एक तरफ आपने टैक्स आर्किटेक्चर में तो मुझे लगता है समस्याएं खड़ी कर दी, दूसरी तरफ आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें। ये समय था जब हम लोग जमकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करते, पर वो भी नहीं किया गया। बल्कि पिछले साल अगर आप आंकड़ा देखते 20 और 21 का, उस साल हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट घट गया था। तो कई स्तरों पर बदलाव की आवश्यकता थी और आप सिर्फ ये कहकर कि हम 80 करोड़ तक लोगों तक न्यूट्रिशन की व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बरी हो सकते। और ये तो हिस्सा था। देखिए, मतलब एनएफएचएस तो अधिकार है, वो अधिकार के रूप में हर भारत के नागरिक को मिलना ही है। ये पूरी की पूरी जो आर्किटेक्चर है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर पाते इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के बाद। ये सामान्य सी बात है कि जब पैसा कम होगा तब सबसे पहले आदमी पेट भरने के बारे में सोचेगा। समस्या ये है कि गरीबों के पास पैसा कम है लेकिन उन्हें खाने के लिए ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक कहता है भारत में सबसे गरीब 25% लोग अगर 100 रुपए कमाते हैं तो उन्हें 53 रुपए सिर्फ खाने पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं अमीर 25% लोग 12 रुपए से भी कम में काम चला लेते हैं। गरीबों के पास पैसा इतना कम है कि जब कोई समस्या आती है, मसलन घर पर कोई बीमार पड़ता है, तो घर का रहा सहा बजट भी ध्वस्त हो जाता है। मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक भारत में 17% परिवार स्वास्थ्य पर खर्च करते करते तबाह हो रहे। इसका एक परिणाम हताशा भी होता है। 2021 के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि रोज औसतन 115 मजदूर आत्महत्या कर रहे थे। एक आम समझ है कि पैसा जाति या लिंग नहीं देखता, इसलिए हमें लगता है कि आर्थिक विषमता में जाति या भूगोल का कोई एंगल नहीं होता होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको अमिताभ बिहार की ये बात सुननी चाहिए। पर हम लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं कि भारत में गैर बराबरी को सिर्फ आर्थिक असमानता के रूप में नहीं समझा जा सकता है। वो सामाजिक असमानता जो है, चाहे वो लिंग आधारित हो, चाहे वो जाति आधारित हो, चाहे वो धर्म आधारित हो, उस सबको भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे एक ही आंकड़ा देता हूं आपको, हम ये बिलियनर्स की बात कर रहे हैं, पर टॉप 100 बिलियनर्स में सिर्फ 7 महिलाएं हैं और उसमें से भी 2 महिलाएं ऐसे हैं जिनको अपने परिवार की वजह से वो बिलियनर वेल्थ के रूप में उनको उस लिस्ट में आ रहे हैं। जो 1 रुपए पुरुष कमाता है तो उसकी तुलना में महिला सिर्फ 63 पैसे कमाती है। तो आपको साफ नजर आएगा कि वो गैर बराबरी जो है
उसको सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर हम लोगों को नीतियां बनानी है बदलाव के लिए, तो आपको जेंडर, कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, इन सब मसलों को केंद्र में रखना होगा। अब आ जाते हैं मिडिल क्लास पर। मिडिल क्लास की शिकायत है कि सब अमीर और गरीब की बात करते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भारत के मिडिल क्लास की पतली होती हालत के बारे में भी बताती है। इसके मुताबिक भारतीय मिडिल क्लास अपनी आय का 25% से भी ज्यादा सिर्फ लोन चुकाने में खर्च कर रहा है। ऐसे में जब भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है तो एक अनचाहे असर के रूप में पहले से चल रहे कर्ज महंगे हो जाते हैं। आम लोग बैंक की जकड़ से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि बीते 6 वित्त वर्ष में बैंक ने तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाले। इस रकम का बड़ा हिस्सा भारी भरकम लोन से बना, न कि छोटे कर्ज जो कि आम लोग लेते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ऑक्सफैम इंडिया भारत के टैक्स ढांचे में बदलाव की वकालत कर रहा। दलील ये, धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए और निचले तबकों पर असर डालने वाले परोक्ष टैक्स मसलन जीएसटी और वैट को कम किया जाए। सुनिए अमिताभ ने टैक्स ढांचे में बदलाव के लिए क्या तर्क दिए। तो देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि हम लोग अगर इस रिपोर्ट से ही एक आंकड़ा ले लें, मुझे उम्मीद है बहुत सारे आंकड़ों पर आप चर्चा जरूर करेंगे, एक खास आंकड़ा आपको मैं कहता हूं कि पिछले 10 सालों में दुनिया भर में जो नया वेल्थ जनरेट हुआ उसका 50% सिर्फ टॉप 1% को गया है। पिछले 2 सालों में खासकर पेंडेमिक के बाद 2/3 जो है वो सिर्फ उस टॉप 1% के पास गया है। और भारत में वही आंकड़ा है कि टॉप 1% को पिछले 10 साल में जो नया जितना वेल्थ जनरेट हुआ है उसका 40% गया है। और उसमें दुख की बात यह है कि बॉटम 50% को अगर आप देखें, पिछले नीचे के 50% लोगों को, उनके पास वो सिर्फ 3% गया है। तो यह समझना जरूरी है कि इस दौरान जहां हम ये टैक्स रिबेट्स, टैक्स कंसेशंस की बात कर रहे हैं, वहां पर भी ये ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं वर्क कर रही है। ये बहुत जरूरी है। हम लोगों को बार बार ये कह दिया जाता है, मुझे लगता है कि मिथ खड़ा कर दिया गया है कि ट्रिकल डाउन हो जाएगा, जो नहीं हो रहा है। लगातार आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की का ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं और वो अलग अलग आपको नजर आएगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इतिहास भी हम लोगों को ये समझाता है, बताता है कि भारत में ही देखें, और ये सिर्फ ऑक्सफैम जैसी रिपोर्ट नहीं है, वो चाहे इनइक्वालिटी रिपोर्ट देख लीजिए, इनइक्वालिटी लैब की, या थॉमस पिकेटी जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों का अध्ययन देख लीजिए, उनका शोध देख लीजिए, कि 80s तक भारत में गैर बराबरी, असमानता कम हो रही थी। और उसके बाद से जब से हम लोगों ने टैक्स रिबेट्स, टैक्स कंसेशन, अलग अलग चीज शुरू किए हैं, तब से असमानता बढ़ी है। तो मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों को समझना होगा कि ये या तो काफी नासमझी है, या फिर मुझे ज्यादा लगता है कि ये व्यवस्थित रूप से उन अरबपतियों को और फायदा देने के लिए एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया गया है। तो उसको चैलेंज किए बिना आप बदल नहीं पाएंगे। तो ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ बरसों में जो वो आर शब्द होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, उससे बड़ा डर लगने लगा है। और उसको बदलने के लिए 3-4 खास मैं उपाय के रूप में आपको कहना चाहता हूँ, सरल तरीके से, बिना खास आंकड़ों के। पर पहला एक ये कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कहा जाता है कि देखिए वेल्थ तो बढ़ रहा है, इससे हम लोग निकल कर आए। वेल्थ टॉप में जाकर बैठ जाए तो कोई फायदा नहीं है। वेल्थ को, पूंजी को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, सबको उसमें उसका हक मिले। और 4 स्पेसिफिक चीजें कहूंगा। पहला, कि हम लोगों को नए टैक्सेस की जरूरत है, खासकर जो बहुत अमीर हैं उन पर। आप 1% टैक्स भी लगाएंगे तो कई लाख स्कूल टीचर्स को आप रोजगार दे सकते हैं। तो पहला, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जिसमें खासकर वेल्थ टैक्स, विंडफॉल टैक्स की हमें जरूरत है। दूसरा, ये महत्वपूर्ण बात है जिस पे आज हम लोगों ने ज्यादा चर्चा नहीं की, कि दुनिया भर का अनुभव है कि अगर आप पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो धीरे धीरे बराबरी की समाज की तरफ ले जाता है। तो हम लोग, और ये हम जानते हैं, हर आम व्यक्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मसलों में से एक होता है।
तो सरकार को इसे अधिकार के रूप में जिम्मेदारी से हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। और तीसरा जो बहुत जरूरी है कि भारत में मिनिमम वेज जो है वो सबको मिले। एक तो आप जानते हैं, खासकर कोविड के दौरान हमने देखा 85 से 90% लोग तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो वहां उनके पास किस तरह से उनको पैसा मिलता है ये भी ठीक से लोगों को नहीं पता होता है, पर उनको मिनिमम वेज मिले। और मिनिमम वेज जो है अब सिर्फ मिनिमम वेज के रूप में ना देखा जाए, ऐसा वेज के रूप में देखा जाए जो हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ अपना जीवन जीने के लिए मौका दे सके। तो ये 2-3 बुनियादी बदलाव की जरूरत है, पर इसके लिए आपको राजनीतिक कमिटमेंट चाहिए। हमने अतीत में देखा है कि लोकतांत्रिक मूल्य, प्रेस की स्वतंत्रता आदि पर जब किसी रैंकिंग एजेंसी की रिपोर्ट में भारत सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार का जवाब होता है कि रिपोर्ट भारत की सच्चाई को ठीक से बयान नहीं करती। इसलिए हमने अमिताभ बिहार से पूछा कि अगर इंडिया सप्लीमेंट रिपोर्ट पर भी इसी तरह के प्रश्न उठाए गए तो उनका जवाब क्या होगा। देखिए निखिल, मुझे तो पहला तो होगा कि दुख होगा कि मसला जो है उसे हटाकर आप मैसेंजर से बहस में फंस रहे हैं। आप अगर व्यवस्थित रूप से इनइक्वालिटी का ब्यौरा दे दें और हमारी रिपोर्ट को खारिज कर दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन क्या सरकार दावे से कह सकती है कि भारत में गैर बराबरी नहीं बढ़ी है? ये बड़ा सवाल है। क्या वो ये दावे से कह सकती है कि जो उसकी ही अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है उसको वो पूरा कर पा रही है? भारत के संविधान में हमने प्रॉमिस किया है भारत की जनता को कि हम एक इक्वल भारत की तरफ बढ़ेंगे। अब उस रास्ते से अगर हम हट रहे हैं तो समस्या है, और इसलिए सरकार अपना आकलन करे, सरकार अपने ब्यौरा दे दे। और ज्यादातर मैं असली बात यही कहूंगा कि आप हमारे आंकड़े देखें, आंकड़े या तो सरकार के ही अपने आंकड़े हैं या दूसरे एस्टैब्लिश सोर्सेस के आंकड़े हैं। हमने इस बार कोई अपना सर्वे नहीं किया है कि वो ये कह सकें कि सैंपल छोटा था इसलिए आपको गलत आंकड़े मिले हैं। ये एस्टैब्लिश ग्लोबली एक्सेप्टेड सोर्सेस पर आधारित है या सरकार के खुद अपने आंकड़ों पर आधारित है। मैं अभी आपको जीएसटी की बात कर रहा था, ये सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। आप अगर भारत में देखें ना, अलग अलग तरह के आंकड़ों की जरूरत है। भारत में देखें जो टैक्स जीडीपी रेशियो होता है, भारत में वो हम सिर्फ करीब करीब 11% तक पहुंच पाते हैं, 11 से 12% है। जबकि अगर आप यही देखें साउथ अफ्रीका जैसा देश जो एक तरह से हमारा अपना समकक्ष मानते हैं हम लोग, वो 29% तक पहुंच जाता है। और नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं वो 45% तक टैक्स जीडीपी रेशियो कर रहे हैं। आप यही दिखा दें कि इसमें हम कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, ये पैंडेमिक का दौर रहा है, हम लोग अभी भी 1.5% ऑफ जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको पार नहीं कर पाए हैं। और जबकि लगातार खुद सरकार वादे करती रही है कि 2 से 3% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो कई स्तरों पर मुझे लगता है सरकार को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, न कि जो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि समस्या क्या है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर हमने अर्थशास्त्री शरद कोहली से भी बात की। उनसे पूछा कि आर्थिक उदारीकरण के वक्त कहा गया था कि इससे उद्योगों को फायदा मिलेगा, करोड़पति बनेंगे और ये लाभ धीमे धीमे नीचे की आबादी को भी मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या सरकारी नीतियों में खामी रह गई? देश के लिए अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है और इनकम इनइक्वालिटी है, ये उसको कम नहीं कर पाई। बल्कि अगर एक तरीके से देखें तो आर्थिक उदारीकरण से वजह से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया और ज्यादातर लोग इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में पिछड़े रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह एक रही क्योंकि नौकरियां का सृजन नहीं हो पाया। अगर बेरोजगारी रहेगी, और एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं असमानता के लिए बोलना चाहूंगा, जो कि भारत के बहुत सारे देशों में प्रचलित भी है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। जब आपके हाथ में रोजगार नहीं है, धन कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो ये उसका कारण बन जाता है असमानता को और बढ़ाने का। और दूसरा बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं, हालांकि उदारीकरण हुआ, कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छी एजुकेशन सिर्फ चंद लोगों की पहुंच में है। बाकी सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल जा ही नहीं पाते या स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का, हालांकि कम पढ़े लिखे अमीर भी दिखाई देंगे आपको, पर ज्यादातर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित
अमीरी दिखाई देगी, जो कि जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, उन्होंने नए नए आइडियाज दिए, उन्होंने एडवांस पढ़ाइयां करी और उनको अमीर बनने के फॉर्मूले पता लगे, तरीके पता लगे, जो कि एक आम पढ़ाई में, एक बेसिक पढ़ाई में, शायद एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई में शायद वो आइडियाज आते हैं पर उतने नहीं आ पाते। महंगाई एक बहुत बड़ा कारण रहा, उदारीकरण तो साथ में हुआ पर महंगाई भी साथ में आई। तो महंगाई क्या करती है कि आपकी बचत को खत्म कर देती है। अगर महंगाई लगातार बनी रहेगी तो अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं और मेरे 98-99 रुपए या पूरे 100 रुपए खर्च हो जाते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। मुझे अमीर बनने के लिए एक अच्छी खासी बचत होना जरूरी है। अगर मेरे पास बचत नहीं हो रही है तो मैं उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं उस पैसे को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। एक और कारण उदारीकरण के बावजूद असमानता का रहा, वो रहा यहाँ का रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम बोलते हैं, और मैं इसका उदाहरण देना चाहूं तो मेरी आंखों के सामने की अभी 2 दिन पहले की बात है। मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा था और वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक लेकर पी रहा था और वहां पर एक रोल्स रॉयस जो कि 7 करोड़ रुपए की थी, मुझे उसकी कीमत पता थी, 7 करोड़ रुपए की वहां आके रुकी। उसमें एक साहब ने पेट्रोल भरवाया शायद 10,000 रुपए से भी ज्यादा का, क्योंकि रोल्स रॉयस का टैंक बड़ा होता है। 10,000 रुपए का उन्होंने टैंक फुल कराया। एक और व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पे, जिसकी मैंने उससे पूछा भैया कितना कमाते हो, कहता जी मैं 700 रुपए रोज का कमाता हूं। उस व्यक्ति ने भी पेट्रोल उसी भाव खरीदा। एक रोल्स रॉयस जो 7 करोड़ की थी उसने भी पेट्रोल को उसी भाव लिया। मैं समझता हूं ये रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, क्योंकि गरीब और अमीर एक ही रेट पर जब टैक्स पे कर रहा है, मैं यहाँ वैट की और यहाँ पर एक्साइज की बात कर रहा हूं क्योंकि पेट्रोल डीजल पर लगता है, यही हाल जीएसटी का भी है। आप मर्सिडीज पर और आम चीजों पर आप टैक्स का रेट जो देखते हैं वो आप गरीब खरीदे अमीर खरीदे, आप एक चप्पल अगर अमीर खरीदे चप्पल गरीब खरीदे, जीएसटी का रेट, तो मैं समझता हूं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत बड़ा कारण रहा है। शरद कोहली ने हमें यह भी बताया कि आर्थिक विषमता सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये फिनोमिना दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। असमानता अगर हम पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया की 2/3 आबादी, 800 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं, उसमें से 2/3 लोग आर्थिक असमानता के शिकार हैं। शिकार से मेरा मतलब है वो आर्थिक असमानता को सफर करते हैं। मतलब कुछ लोग जो 1/3 लोग हैं वो शायद उनसे ज्यादा समृद्ध हैं और 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि पूरे विश्व में, और इसमें ज्यादातर आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील देशों में मिलेंगे। जो डेवलप्ड नेशंस है, जिसको हम विकसित देश कहते हैं, वहां पर भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आर्थिक असमानता नहीं है। आप अमेरिका जैसे बड़े देश में चले जाएं, वहां आपको 3-4 हजार $5,000 कमाने वाले ज्यादा लोग दिखेंगे और 3-4 मिलियन डॉलर कमाने वाले बहुत कम लोग दिखेंगे। वहां छोटी कमाई करने वाले ज्यादा। तो आर्थिक असमानता पूरे विश्व में है, पर ज्यादा इसको विकासशील देशों में देखा जाता है, इसलिए क्योंकि वो देश जब तरक्की करता है तो कुछ लोगों को वो सुविधा उपलब्ध हो जाती है जो कि देश के सारे नागरिकों को वो सुविधा नहीं मिलती। कुछ लोग आगे बढ़ के उसको ले लेते हैं, और जब वो उसको आगे बढ़ के लेते हैं वो धन कमाते हैं, और फिर वही कहावत कि माया को माया मिले, तो वो जो कमाता है उस धन से वो और धन सृजन करता है, और धन आता है वो और धन सृजन करता है। तो जिस प्रकार गरीबी का एक विशियस सर्कल है जिसमें गरीब व्यक्ति फंस जाता है, उसी प्रकार अमीर का भी एक विशियस सर्कल है। अमीरी आपको और अमीरी दिला सकती है। और एक जो जरूरी बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, जो कि हमें आर्थिक असमानता में पता होनी चाहिए, कि दुनिया के ज्यादातर बिलियनियर्स या जो दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग हैं फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं। भारत में भी अमीरी की टॉप 10 की लिस्ट दी जाती है, टॉप 20 की, टॉप 100 की लिस्ट दी जाती है। तो वहां पर आप जो यहाँ के 100 बिलियनियर्स हैं भारत के, अगर उनसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स वसूला जाए और वो टैक्स की परसेंटेज मान लीजिए 5% हो या 10% हो, तो भारत का जो कुल बजट है वो करीब 39-40 लाख करोड़ का था पिछले साल का। उनसे कलेक्ट किया जाए तो वो 54 लाख करोड़ के, मतलब भारत के बजट से भी 1.5 गुना ज्यादा आप उनसे एक छोटी सी परसेंटेज की कर वसूली करके कर सकते हैं। तो मैं जो जरूरी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि अमीरी की गिनती ज्यादातर अमीरों में जिन कंपनीज में उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, उन शेयर्स के काउंट से, उन शेयर्स की वैल्यू से करी जाती है। तो ये हमें क्या संकेत करता है? ये हमें इस बात का संकेत करता है कि सरकार की नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो कि आपकी वेल्थ पर टैक्स लगाएं। सरकार, अब देखिए अभी नियम क्या है, हम नियम समझ लेते हैं कि नियम, अगर मेरे पास $10 बिलियन है और $10 बिलियन के शेयर हैं,
तो मेरे पास खाली वो शेयर होने से मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब तक मैं उन शेयर्स को बेचूंगा नहीं, बेच के मैं कैपिटल गेन नहीं कमाऊंगा, तब तक मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर ये टैक्स आपके वेल्थ होने पर ही लग जाए, मतलब आप अगर अमीर हैं तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा, भले ही आपने उसको बेच के मुनाफा कमाया है या नहीं कमाया, जिसको वेल्थ टैक्स कहते हैं। एस्टेट ड्यूटी भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यही नियम प्रॉपर्टी पर भी लग सकता है। मुझे लगता है कि इस समय अगर आर्थिक असमानता को कम करना है तो वेल्थ टैक्स अगर लाया जाए तो देश के चंद अमीरों से इतना पैसा आ जाएगा कि देश की कई मिनिस्ट्रीज वो चल पड़ेंगी। एक छोटी सी परसेंटेज लगाने से आपकी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय वगैरह चल पड़ेंगे। वेल्थ टैक्स लगाने से असमानता को कम किया जा सकता है। ये कुछ कारण ऐसे रहे हैं आजादी के बाद से आज तक, और इसमें मैं समझता हूं सभी सरकारें जिम्मेवार है। कोई इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। सभी सरकारें, उदारीकरण से पहले भी, उदारीकरण के बाद भी, जो भी नीतियां बनी, अमीर अमीर बनते गए, गरीब और गरीब होते गए। आर्थिक विषमता एक ऐसा विषय है जिस पर प्रायः राय बटी रहती है। एक धड़ा मानता है कि जो मेहनत करता है सफल हो जाता है। ऐसे में सरकार को हर किसी की गरीबी के लिए जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। फिर बड़े उद्योगपति ही वो लोग हैं जो बड़े बड़े उपक्रम लगाते हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन अतीत के हमारे अनुभव बताते हैं कि जब जब आर्थिक असमानता के स्तर से ऊपर बढ़ी, तब तब समाज में असंतोष पनपा और क्रांतियां हुई। आज का भारत भी एक क्रांति के नतीजे में ही जन्मा, जब हमने उपनिवेश को यहाँ से उखाड़ फेंका। ऐसे में नए भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो जब आगे बढ़े तो सभी को लेकर बढ़े, और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, और ये काम सरकार के जरिए ही संभव है। इसके लिए संसाधन जुटाना, उन संसाधनों का प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन संसाधनों में किसे कितनी हिस्सेदारी देनी है, ये भी सरकार को तय करना है, और सरकार कैसा काम करेगी ये आपको तय करना है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।